हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, जो कि सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ में आने वाला सबसे ज़्यादा मार्क का चैप्टर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन वीडियोज़ में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स रह भी जाते हैं, तो इसका मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आप उनको खुद पढ़ लीजिएगा। वैसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको पढ़ने का टाइम होता है नहीं बच्चों के पास जनरली, तो हम सीधे सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन इनफ होगा। लेकिन आपको जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे आप लॉ का पेपर क्लियर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप मेरे से थ्योरी पढ़कर चले जाएंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लॉ का पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं तो यहाँ पर पढ़ाऊँगा थ्योरी और थोड़े बहुत केस लॉस केस स्टडीज़ वगैरह भी पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपकी प्रैक्टिस कब होगी? जब आप खुद उन केस स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व करनी है उस पर। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा उसके लिए। तो जो लॉ में आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उसके अंदर भी बहुत सारी केस स्टडीज़ दी हुई है, आप उनको ट्राई कीजिए। जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा देता हूँ उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ आईसीआई मटेरियल में दी हुई है, तो आप उनको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। और अगर आपको केस स्टडीज़ नहीं मिलती तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए केस स्टडीज़ पे भी वीडियो बना दूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसके अंदर कुल 5-6 यूनिट्स होगी, तो हम इसको यूनिट वाइज पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है? तो एग्रीमेंट होता है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। अब आप बोलेंगे सर पहले ही एक डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही थी, आपने दूसरी और फेंक दी। मैंने ये दूसरी डेफिनेशन इसलिए बताया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले आपको एग्रीमेंट को समझना ज़रूरी है। तो आखिर एग्रीमेंट क्या होता है ये? तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन मैंने लिखी, एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब इसके अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड्स है जैसे प्रोमिस एंड कंसिडरेशन, तो ये आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि कोई भी दो पर्सन है, राम एंड श्याम। अब राम प्रॉमिस करता है श्याम को कि मैं तुम्हें एक कार दूंगा। तो राम ने क्या किया? प्रॉमिस। तो सर ठीक है, प्रॉमिस तो हमें समझ में आ गया भाई, हमने प्रॉमिस कर दिया। अब राम श्याम को कहता है कि मैं तो तुम्हें कार दे दूंगा, लेकिन तुम बदले में मुझे क्या दोगे? तो श्याम कहता है ठीक है भाई, बदले में मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। तो राम ने ये जो अपनी कार के बदले श्याम से मांगा, इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो राम के लिए कंसिडरेशन क्या हुई? वो 10 लाख रुपीस। तो कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में मिलना। जैसे कि राम को उसकी कार के बदले 10 लाख रुपए मिले, तो उसके लिए कंसिडरेशन हुई। तो अब आपको एग्रीमेंट का मतलब समझने में आसानी होगी। एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको वापस समझाता हूँ। जैसे कि राम ने श्याम को वो कार दी, तो बदले में श्याम ने उसको 10 लाख रुपए दिए। तो राम ने जो प्रॉमिस करा था श्याम को कार देने का, तो वो एक प्रॉमिस हुआ, और श्याम ने बदले में उनको प्रॉमिस करा कि वो उसको 10 लाख रुपए देगा। तो ये सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गए, मतलब दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया और दोनों ने एक दूसरे को कंसिडरेशन भी दी। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ने एक दूसरे को कंसिडरेशन कैसे दी। तो राम ने जब श्याम को कार देने का प्रॉमिस करा, तो श्याम ने उसको 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस करा। तो राम को अपनी कार के बदले 10 लाख रुपए की कंसिडरेशन मिली। सिमिलरली जो श्याम ने राम को 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस करा था, उसके बदले में श्याम को राम से कार कंसिडरेशन में मिली। तो इसे बोलते हैं फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो ये जो राम श्याम का एग्जाम्पल है, ये एक एग्रीमेंट कहलाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं। एन एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए किसी लीगल ऑब्लिगेशन का राइज होना ज़रूरी है। तो अब ये लीगल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? तो मैं आपको ये फिर से उसी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जब राम ने श्याम को कार देने का प्रॉमिस किया था, तो बदले में श्याम ने उसको 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था। अब राम ने तो उसकी कार दे दी, लेकिन श्याम ने उसे 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया। तो अब इस केस में राम क्या करेगा? राम तो बुरी तरह से फंस गया, उसने कार भी दे दी और उसको 10 लाख रुपए भी नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि राम ने यहाँ पे लीगली कुछ काम किया ही नहीं, उसने तो सिर्फ श्याम के बोलने पर भरोसा कर लिया। लेकिन अगर इसी की जगह यहाँ पे राम समझदारी दिखाते हुए कार देते टाइम श्याम से ये लिखवा लेता कि मैं बदले में राम को 10 लाख रुपए दूंगा, स्टाम्प पेपर पे लिखवा के इस पे साइन वाइन करवा लेता, फिर श्याम 10 लाख रुपए देने से मना नहीं कर सकता था। क्योंकि अब अगर श्याम 10 लाख रुपए देने से मना करता तो राम उस पर केस कर सकता था और लीगली अपने पैसे वापस ले सकता था। तो इसी को बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा? जब उसमें लीगल ऑब्लिगेशन राइज होगी। अब इस एग्जांपल में तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन राइज नहीं हो रही है, तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह राम ने श्याम से स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लिए होते तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की तरफ। तो ये ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होते क्या हैं? फिर से उसी एग्जांपल को पकड़ लो। जैसे राम ने श्याम को कार दी थी, तो राम ने श्याम को कार बेचने का ऑफ़र किया था। तो राम श्याम को कार बेचने का ऑफ़र दे रहा है, तो जो ऑफ़र दे रहा है वो कहलाता है ऑफरर, और जिसको ऑफ़र दे रहा है वो कहलाता है ऑफरी। तो अब लॉ के वर्ड्स में ऑफ़र की डेफिनेशन क्या हुई? क्योंकि जो हमारा सीए फाउंडेशन का पेपर होता है लॉ का, उसके अंदर वो बिल्कुल लॉ की जो सेक्शंस में लिखी हुई डेफिनेशन है वो ही मांगता है। मैं आपको यहाँ पे सेक्शंस इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेक्शंस इतने मैंडेटरी नहीं होते हैं, और अगर आप लोग सेक्शंस याद करने लगेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसमें चूक जाएंगे, और अगर आपने गलत सेक्शन लिख दिया तो आपके मार्क्स वैसे भी कट जाएंगे। तो ऑफ़र की डेफिनेशन क्या हुई जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उसकी खुद की इच्छा बता रहा है कि वो ये करना चाहता है या फिर वो ये नहीं करना चाहता, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ सच पर्सन, और उसका मोटिव क्या रहता है? उसकी असेंट यानी कि उसकी परमिशन लेना, उसकी एक्सेप्टेंस लेना। टू सच एन एक्ट देन ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो लॉ में ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन दी हुई है, आपको यही याद करनी पड़ेगी। मतलब ठीक है थोड़ी बहुत टेक्निकल है, मगर आपको जो लॉ का पेपर है वो इन्हीं वर्ड्स में आपसे डेफिनेशंस मांगता है। वैसे जनरली लॉ के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता, डायरेक्ट डेफिनेशंस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, मगर फिर भी कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं लॉ के पेपर के अंदर वो केस लॉ होते हैं। केस लॉ क्या होता है? जैसे आपको कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन दे देते हैं और उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं। लेकिन अभी के लिए आप सिंपल सा यही समझ लीजिए, ऑफ़र क्या होता है? ऑफ़र वही होता है जो राम ने श्याम को दिया। अब पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस की तरफ। तो जो ऑफ़र दे रहा है यानी कि ऑफरर जब ऑफरी को ऑफ़र देता है, यदि ऑफरी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तो वहाँ पर वो एक्सेप्टेंस कहलाता है। जैसे कि ऑफरर यानी कि राम ने श्याम को ऑफ़र दिया कार बेचने का, तो श्याम जो कि ऑफरी है तो वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है भाई मुझे कार दे देना। तो राम ने तो श्याम को ऑफ़र दिया और श्याम ने उसको उस ऑफ़र के लिए एक्सेप्टेंस दी, तो यही एक्सेप्टेंस कहलाती है। तो अब एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज़ मेड, यहाँ पे ऑफरी की बात कर रहा है, सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। इस लाइन का सीधा सा मतलब है वो उसकी एक्सेप्टेंस दे रहा है, यानी कि वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है। देन द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड द प्रपोजल और ऑफ़र एक ही चीज़ होती है। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और जब कोई ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स पढ़ी, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो